नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन खबर पर नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन की कुछ बड़ी खबरें, जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से भी जिन्होंने इन बड़ी खबरों पर रखी है पैनी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं संसद से जुड़ी खबर पर। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 लोकसभा से पारित हो गया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। खंड 2 से 5। स्पीकर सर, आई मूव दैट द बिल बी पास्ड। न्याय की विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ। तो ये विधेयक पारित हुआ, लेकिन इससे पहले आज लोकसभा सुबह की जो कार्यवाही थी वो विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर किए गए हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए सदन की कार्यवाही को पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उधर राज्यसभा में भी कार्यवाही में विपक्ष के हंगामे से आज बाधा आई। राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि 12 बजे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही चली। तो संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन आज रहा और कैसा रहा आज का 5वां दिन? थोड़ा बहुत कामकाज हुआ है। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, क्या आज एक विधेयक कम से कम लोकसभा से पारित हुआ, तो ये कहा जा सकता है कि मानसून सत्र में आज के दिन को थोड़ी सी उत्पादकता का दिन माना जा सकता है? शैलेंद्र, ये देखिए, विधायी कामकाज के लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि आज थोड़ी सी प्रगति हुई है। हम जानते हैं कि इस पूरे हफ्ते में आप देखें तो विधायी कामकाज के लिहाज से एक विधेयक लोकसभा में सिर्फ पेश हो पाया था और इससे पहले और राज्यसभा में भी एक विधेयक पेश हो पाया था। लेकिन आज भले ही हंगामा होता रहा, लेकिन उसके बीच एक जो विधेयक पारित हुआ और हमने देखा कि कल ये कहा गया था कि उस पर चर्चा हो, उसके बाद ही पारित हो सकता है। तो आज जितेंद्र सिंह ने उस विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात भी की। हालांकि इस बीच हंगामा होता रहा, उसके बाद हमने देखा कि सदन को स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी हमने देखा कि निजी विधेयक पेश करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी और प्रश्नकाल भी थोड़ी देर चलाने की कोशिश हुई। हालांकि इसके बीच दोनों सदनों में हम देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है महंगाई के मुद्दे को लेकर और एक सहमति नहीं बन पा रही है लोकसभा और राज्यसभा में कि सदन सुचारू रूप से चले। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा कामकाज हम कह सकते हैं कि उसमें हंगामे के बीच ही सही लेकिन प्रगति हुई है। दोनों सदनों में कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं। तो एक विधेयक भी आज लोकसभा में पारित हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद है कि सोमवार तक हो सकता है कि कोई और बेहतर सहमति बने। दोपहर बाद से शुरू होगी लोकसभा सोमवार को, तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद कर सकते हैं, चूँकि हम अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी किसी सत्र की शुरुआत होती है, चाहे वो मानसून सत्र हो या फिर कोई और सत्र हो, तो पहले हफ्ते में दरअसल विपक्ष का जो रवैया रहता है वो एक तरह से कहें मुद्दों को जोर शोर से उठाने का रहता है। उसके बीच कोई रास्ता बनता है जब राज्यसभा के सभापति बातचीत के लिए बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बार बार अपील करते हैं, सरकार की तरफ से कुछ कहा जाता है और हम जानते हैं कि सरकार पहले दिन से कह रही है कि हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार है। आज भी कहा कि निर्मला सीतारमण कोविड के प्रकोप में है, तो ऐसे में जब वो ठीक हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी, आएंगी, तब सरकार को महंगाई के मुद्दे पर या जो महंगाई और जीएसटी का जो मुद्दा विपक्ष उठा रही सरकार को, उस पर चर्चा को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर कही गई कि कोई भी मुद्दा हो, सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करते हैं किस नियम के तहत चर्चा होनी है, तो उस पर सरकार तैयार है। बिल्कुल। और अगर राज्यसभा की बात करें, जैसे आपने कहा कि विपक्ष की ये नीति होती है कि पहले का जो हफ्ता है उसमें कुछ इस तरह के मुद्दों को लाएं जिससे कि वो उनको नोटिस किया जा सके, और राज्यसभा में ये कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो राज्यसभा में विपक्ष की रणनीति में क्या कुछ थोड़ा सा बदलाव दिखाई पड़ रहा है? अब वो कामकाज होने देने के लिए तैयार दिख रहे हैं? ये देखिए, सरकारी कामकाज यानी सरकारी विधायी कामकाज जो है उस पर तो एक तरह से देखें बहुत हंगामा हो रहा है और शायद विपक्ष की रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी की और तमाम दलों की कि सरकार को इस बात के लिए एक तरह से
ये कहा जाए कि सबसे पहले जो कामकाज हो वो महंगाई पर चर्चा हो, नियम 267 के तहत चर्चा हो, जिसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले एक चर्चा ली जाती है। लेकिन जब निजी विधेयकों को तो हम देख रहे हैं कि उस तरह से एक सहमति बनी कि थोड़ी देर तक निजी विधेयक को पेश कर दे दिया जाए, तो उससे एक लगता है कि एक संकेत है कि अगले हफ्ते हो सकता है कोई बात इस तरह से बने कि बीच का रास्ता निकाला जाए। चूंकि राज्यसभा के सभापति ने एक पहल जरूर हमने देखा कि कल की, और बार बार अपील भी की कि मौका सबको दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा और राज्यसभा के सभापति ने भी इस बात के संकेत दिया। तो निश्चित तौर पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसद की कार्रवाई में हम देखते हैं कि कई बार लगातार टकराव के बीच रास्ता निकलता है। कभी राज्यसभा के सभापति पहल करते हैं, कभी लोकसभा अध्यक्ष पहल करते हैं, कभी संसदीय कार्य मंत्री पहल करते हैं, विपक्ष के नेताओं से बातचीत करते हैं, तो एक रास्ता निकलता है। लेकिन ये जरूर है कि विपक्षी दलों का एक अड़ियल रवैया दिखाई दे रहा है कि किस नियम के तहत चर्चा हो, सबसे पहले चर्चा हो, और जबकि सरकार चर्चा को तैयार है। यही वजह है कि इस हफ्ते में उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित हुई है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो अगला हफ्ता होगा उसमें उत्पादकता अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए शैलेंद्र इस खबर पर। और अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी नई राष्ट्रपति बनने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव प्रमाणन सर्टिफिकेट केंद्रीय गृह सचिव को सौंप दिया गया। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने भारत के राष्ट्रपति के प्रमाणन सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति के चुनाव कल संपन्न हुए। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को यशवंत सिन्हा के मुकाबले विजयी घोषित किया गया था। चुनाव आयोग द्वारा हस्ताक्षर किए गए इस सर्टिफिकेट को आज केंद्रीय गृह सचिव को सौंपा जाएगा। और द्रौपदी मुर्मू के नई दिल्ली स्थित आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में उन्हें निर्वाचन पर बधाई दी। तो नई राष्ट्रपति को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। और कौन कौन से प्रमुख लोग पहुंचे हैं बधाई देने के लिए, राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं उनके आवास पर ही, द्रौपदी मुर्मू के आवास पर मौजूद हैं राजेश राज। राजेश, हमने देखा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उनसे मिलकर उनको बधाई दी, और भी बहुत सारे प्रमुख लोग आ रहे होंगे। कौन कौन प्रमुख लोग आ रहे हैं और जश्न का माहौल किस तरह का दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि आपके पीछे मैं जैसा देख पा रहा हूं, जो दृश्य देख पा रहा हूं, उसमें लगता है कि आदिवासी संस्कृति की पीछे झलक दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा लालचंद्र। और सुबह तकरीबन 8:45 बजे के आसपास से यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है जो तमाम कॉमन पीपल हैं वो भी पहुँच रहे हैं। जो ट्राइबल से जुड़े हुए जो कलाकार हैं वो बधाई देने के लिए आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में वेंकैया नायडू, वो सुबह सबसे पहले यहाँ पर बधाई देने वाले लोगों में सबसे पहला नाम उनका था, जब वो 9 बजे सुबह सबसे पहले आए। और उसके बाद दिन भर हमने देखा कि तमाम जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं, प्रहलाद पटेल, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी, उसके अलावा तमाम जो सांसदगण थे, रामकृपाल यादव को हमने देखा। और खास करके जो महिलाएं थी, जो महिला सांसद थी, उनकी तादाद भी अच्छी खासी देखने को मिली। संघ प्रिया जो मौर्य हैं उनको हमने देखा था। उसके अलावा सीधी की सांसद हैं, उनको हमने देखा। और अभी शाम में अनुराग ठाकुर जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, वो उनको बधाई देने के लिए पहुंचे। और उपराष्ट्रपति पद के जो एनडीए के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, वो अब से कुछ ही देर पहले बधाई देने के लिए यहाँ पर जो देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको वहाँ पर बधाई देने के लिए आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कलाकार हैं उनका यहाँ पर जो है लगातार अभिनंदन और स्वागत कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। उनका जो आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ जो मंच बनाया गया है, उस मंच पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका सिलसिला सुबह से चल रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट के तमाम ट्राइबल से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, उन्होंने सुबह नागालैंड के जो कलाकार थे उन्होंने विक्ट्री डांस करके यहाँ पर दिखाया। इसके अलावा सिक्किम के कलाकारों ने भी अपनी मोहक प्रस्तुति से मन को मोहने का काम किया। और हमारे पीछे जो आप देख रहे थे, अब से कुछ ही देर पहले जो कलाकार थे, वो कलाकार भी यहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए आए थे। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक जो अद्भुत सा नज़ारा है यहाँ पर। और आप हमारी बाईं तरफ अगर देखें, हम अपने कैमरामैन राहुल को कहें दिखाने के लिए, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहीं से, यहाँ ये वो जगह है जहाँ से कि लोग
कार्यकर्ता या जो नेतागण हैं वो अंदर दाखिल होते हैं और भीतर जाकर द्रौपदी मुर्मू जो देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं उनको बधाई देते हैं लोग और बधाई देने के बाद बाहर निकलते हैं। ये उम्मीद की जा रही है, सिक्किम के मुख्यमंत्री भी आए थे, लोग कयास लगा रहे हैं कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी उनको बधाई देने के लिए आए, क्योंकि अभी 2 दिन का वक्त है शपथ ग्रहण सोमवार को होना है। ऐसे में जो बचे हुए लोग हैं तमाम लोग ये जरूर चाहेंगे कि अपने नए राष्ट्रपति का अभिवादन और अभिनंदन करने जरूर यहाँ पर। अच्छा राजेश, अभी तक जो हमारी नई राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मीडिया को दी गई है? उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है कि नहीं अभी तक? देखिए, सुबह से वो 2 बार आई हैं। जो मंच यहाँ पर बनाए गए हैं, हमारी बाईं तरफ एक मंच है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमारे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे राहुल कि देखिए ये बाईं तरफ जो मंच है जहाँ पर लिखा है अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इस मंच पर वो 2 बार आई हैं और 2 बार आने के बाद कहीं न कहीं वो जो कार्यकर्ता हैं, जो कॉमन पीपुल हैं, उनसे वो मुखातिब हुई हैं और आकर उन्होंने लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया है। तमाम कलाकारों के साथ उन्होंने फोटोग्राफी भी की है, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी। उन्होंने कोई संदेश जो है माइक पर आकर या मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने नहीं दिया है, जिसका इंतजार किया जा रहा है कि आखिर वो क्या कुछ अपने पहले संबोधन में कहती हैं। लेकिन अब तक वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुई है, मगर लोगों की ये प्रत्याशा है, ये उम्मीदें हैं कि जब वो पहली बार बोलेंगी तो कुछ जरूर नया बोलेंगी। बहरहाल जो महिला जो आधी आबादी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, महिलाओं की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो अभिनंदन देने वालों में और स्वागत करने वालों में देखी जा रही है। चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, सामान्य कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार यहाँ पर जो महिला है वो आ रही हैं और आकर के अपने नए राष्ट्रपति का इस्तकबाल कर रहे हैं जोरदार तरीके से। और कहीं ना कहीं लोगों के जुबान पर इस बात का जिक्र स्पष्ट तौर पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या फिर एनडीए की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को पहली बार देश के सर्वोच्च पद पर बिठाकर एक कीर्तिमान स्थापित। बिल्कुल, और करोड़ों लोगों को सम्मान देने का काम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब जो हम खबर का रुख कर रहे हैं वो राजधानी दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ी हुई खबर है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी में शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की नई आबकारी नीति में कई नियमों की अनदेखी करते हुए टेंडर जारी कर दिए गए। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच का यह बड़ा आदेश दे दिया है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट के बाद यह आदेश दिया है, जिसमें राज्य सरकार पर नियमों की अनदेखी की बात कही गई थी। सीएम केजरीवाल की सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच का जो आदेश दिया गया है उसे एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। और इस नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में जो कुल 272 वार्ड्स हैं और हर वार्ड में कम से कम शराब की 3 दुकानें होंगी। इस पॉलिसी के लागू होने से पहले दिल्ली सरकार ने कहा था कि 79 वार्ड में एक भी दुकान नहीं है, वहां भी वाइन शॉप दुकानें खोली जाएंगी। ये दुकानें दूसरे वार्ड से शिफ्ट होकर यहां आएंगी। इस पॉलिसी के पहले तक 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट थीं और अब 100% दुकानें निजी हाथों में हैं। शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल भी कर दी गई। इस विषय में दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि जब 18 साल से ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं तो शराब क्यों नहीं पी सकते। इस पॉलिसी के तहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दुकानों और होटल में 24 घंटे शराब परोसी जा सकेगी। कहा गया था कि शराब की होम डिलीवरी भी हो सकती है, हालांकि किसी हॉस्टल, संस्थान या ऑफिस में शराब की डिलीवरी नहीं होगी। शराब की दुकानों का एरिया 500 वर्ग फीट होगा। अगर किसी दुकान का एरिया इससे कम है। और दिल्ली की शराब नीति की सीबीआई जांच की खबर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार से कई सवाल पूछे। दिसंबर 2021 को एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया इन सारी कंपनियों को जिनको मद्यपान से जुड़े हुए लिकर लाइसेंसेस दिए गए। इस पर क्या एक्शन हुआ, क्या कोई काम हुआ, नहीं हुआ, कार्रवाई हुई, नहीं हुई,
और इसका क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या स्थिति है, ये बताएं। उसके बाद 14 जुलाई 2022 यानी सिर्फ एक हफ्ता पहले की बात है, जिसमें कैबिनेट नोट के बिना अप्रूवल के हफड़ तफड़ में, क्योंकि उसमें 48 घंटे का भी समय रहता है, जिसमें नोटिस जारी होने चाहिए 48 घंटे पहले एलजी के पास जाना चाहिए, बिना किसी काम के, बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए, बिना किसी नियम और कानून को फॉलो किए हुए 144.3636 करोड़ का जो वेवर है, क्या वो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम, बिना कानून का पालन किए? ये बड़ा आरोप। और मीनाक्षी लेखी ने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार ने शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए जो निर्णय लिए हैं उनसे जनता का नुकसान हुआ है। वो अल्कोहल के ऊपर, लिकर के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, वो टैक्सेस जनता के काम आने वाला पैसा है, लेकिन इन्होंने लगातार लिकर कंपनियों को, माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ निर्णय लिए हैं और सीधे सीधे तौर पर वो लाइसेंसेस, वो निर्णय जो है, उससे जो है जनता का नुकसान हुआ है। और इस खबर पर हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज सिंह और विक्रमजीत सिंह। दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने दिन भर खबर पर नजर रखी है। पहले मैं नीरज आपके पास चल रहा हूं। नीरज, ये बताइए कि जिस तरह से कि एलजी ने जांच के, सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, ये आबकारी नीति सवालों के घेरे में तो बहुत पहले से थी, लेकिन अब जिस तरह से जांच के आदेश दिए हैं वो भी मुख्य सचिव की सिफारिश पर, क्या मुख्य तौर पर जो सरकार है उसकी आबकारी नीति में मुख्य तौर पर क्या क्या खामियां हैं जिसके खिलाफ ये जांच होगी? देखिए लालचंद, कई सारी खामियां हैं और इसकी जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें ही कई तरह की अनियमितता हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें कि दिल्ली को जिस तरीके से इन्होंने 32 जोनों में बांटा है और उसके बाद जो टेंडर इन्होंने इशू किए थे और ख़ासतौर से प्राइवेट जो प्लेयर को इन्होंने उस टेंडर की प्रक्रिया में उतारा था, उसमें भी कई सारी अनियमितताएं सामने थी। इसके अलावा जो आबकारी नीति है वो ये कहती थी कि कोई भी टेंडर प्रक्रिया में जो प्राइवेट पर्सन भाग लेगा वो कार्टल नहीं कर सकता है। कार्टल मतलब होता है कि 2-3 कंपनियों को मिला के कोई एक कंपनी सामने जाए और लाइसेंस की प्रक्रिया में या बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग ले, लेकिन ऐसा देखने को आया है कि कई कंपनियों ने कार्टेल भी बनाया है, तो यहाँ पर भी उसकी अनदेखी हुई। इसके साथ साथ ही ये भी देखा गया कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी उन कंपनियों को भी 2-2 जॉइंट डिस्ट्रीब्यूट किए गए कि जहाँ पर वो शराब की बिक्री कर सकती हैं। इसके साथ साथ ही ऐसी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग, जो शराब की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उन कंपनियों को इस लाइसेंस आबकारी जो नीति है उससे दूर रखा गया। लेकिन जो कंपनियां निर्यात करती हैं या किसी दूसरे स्टेट के लिए या देश से बाहर के लिए निर्यात करती हैं, उन कंपनियों को उसमें शामिल किया गया। तो कई सारी उसमें अनियमितताएं थी। यही कारण है कि मुख्य सचिव की सिफारिश पर एलजी महोदय ने जो टेंडर प्रक्रिया है सीबीआई जांच के लिए भेजा है। अब इसमें दिल्ली सरकार के जो आला अधिकारी हैं और इसके अलावा दिल्ली के जो नेता हैं जिन्होंने इस आबकारी पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, उन पर अब शिकंजा सीबीआई का कसेगा। सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसमें प्राथमिकी दर्ज करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी और फिर उसके अलावा छापेमारी की कार्रवाई करेगी। सीबीआई का तो कानूनी शिकंजा कस ही रहा है विक्रम, लेकिन राजनीतिक शिकंजा भी भारतीय जनता पार्टी ने कस दिया है विक्रम। जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 बड़े आरोप लगाए हैं केजरीवाल सरकार के ऊपर, क्या लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी इस पर विक्रम बहुत ज्यादा हमलावर होने वाली है दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर? देखिए, कल ही बीजेपी इस मुद्दे पर धरना देने वाली है केजरीवाल के यहाँ पर, और उसके साथ साथ बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए हैं कि किस प्रकार से 145 करोड़ के करीब जो है चूना लगाया गया है इस पूरे जो मामला हुआ है, इसमें बीजेपी का आरोप है। इसके साथ साथ बीजेपी ने यह भी कहा है कि जो ड्राई डे थे दिल्ली में, जो कि जिस दिन शराब की बिक्री नहीं होती थी वो पहले 21 हुआ करते थे, अब जो है उसको 3 हो गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे जो केजरीवाल की तरफ से कई विधानसभा में जो है शराब को प्रमोट करने के कई प्रकार के बयान जो है केजरीवाल के तरफ से दिए गए हैं कि किस प्रकार से युवाओं को सिखाया जाएगा कि शराब को किस प्रकार से उसका सेवन करना। तो तमाम तरह के बीजेपी ने आरोप लगाए और कहा कि दिल्ली में जो है शराब का कल्चर प्रमोट किया जा रहा है। शराब को लेकर जो है जिस प्रकार से धांधली की तो आप
बात देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से सीबीआई की जांच के मुख्य सचिव की रिकमेंडेशन पर आरोप लगा दिए गए। इसके अलावा तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए कि 2 ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी जिनको की ठेके दिए गए हैं। तो तमाम बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कल बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है और आगे क्या रणनीति होगी कल के धरने प्रदर्शन के बाद पता चल। बिल्कुल, आगे क्या होगा वो बीजेपी निश्चित तौर पर हमलावर होने वाली है, छोड़ने वाली इसको नहीं है। लेकिन नीरज, जो जांच के आदेश एलजी ने दिए हैं उसमें क्या कुछ खास निर्देश भी हैं कि कब तक इसे जाए या जांच की दिशा क्या हो, या इसमें जो टीम है वो सीबीआई अपने आप वो गठित करेगी सीबीआई की तरफ से? इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नीरज? देखिए, सबसे पहले जब एलजी महोदय ने इसकी सिफारिश की है, डीओपीटी के पास जाता है, डीओपीटी के थ्रू फिर ये सीबीआई के पास केस जाएगा। सीबीआई इस केस में जो भी डॉक्यूमेंट्स सीबीआई के पास पहुंचेंगे टेंडर प्रक्रिया को लेकर, या जिन जिन लोगों ने, जो प्राइवेट प्लेयर इसमें शामिल थे, उन सब के जो कागजात हैं वो सीबीआई के पास पहुंचेंगे। सीबीआई उन सभी कागजातों को चेक करेगी और उसके बाद एक टीम गठित करेगी सीबीआई। इसमें टीम गठित करने के बाद इस पूरे मामले की फिर दोबारा से एक विस्तृत जाँच होगी। उसके बाद इसमें प्रारंभिक जाँच दर्ज की जाएगी लालचंद, और प्रारंभिक जांच दर्ज करने के बाद फिर जो टीम जो गठित की गई है वो इन तमाम दस्तावेजों को और इसके साथ साथ ही जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं उनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो भी व्यक्ति इस प्रक्रिया में शामिल रहा है, जिन्होंने अनियमितताओं को होने दिया है, उनको सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी। और जब वो पूछताछ के लिए नहीं आएंगे तो सीबीआई उनको अरेस्ट भी कर सकती है, छापेमारी की कार्रवाई भी कर सकती है। तो ये पूरी प्रक्रिया लालचंद रहेगी इस इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें कई सारी अनियमितताएं सामने आई हैं, खासतौर से टेंडर प्रक्रिया में, जिसमें देखा गया है कि शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा की गई है इस आबकारी नीति के तहत। तो उसमें अब सीबीआई जांच करेगी और जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको बुलाएगी, और अगर नहीं आएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी विक्रम। और इस विक्रम, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 बड़े आरोप लगाए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया विक्रम अभी तक, इस पर कोई सफाई? देखिए, अभी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। बीजेपी की तरफ से इसको लेकर आरोप लगाए गए हैं, तमाम आरोप लगाए गए हैं। कल धरना प्रदर्शन होना है। तो हालांकि बीजेपी की तरफ से ना केवल केजरीवाल की भाषा को लेकर टिप्पणी की गई है, साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को भी आड़े हाथों लिया गया है। तो ऐसे में कल का जो धरना प्रदर्शन, क्योंकि आज बीजेपी ने तैयारियां की है कि कल का धरना प्रदर्शन किस प्रकार से होना है, और कल के धरना प्रदर्शन के बाद बीजेपी की जो प्रतिक्रिया रहती है, तो उसके बाद जो है अगर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया एक सटीक प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा सकती है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों संवाददाताओं का नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े थे और विक्रमजीत सिंह भी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। और आज की एक और बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर है जो वो मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी खबर है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। ये पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिए गए। ये पुरस्कार साल 2020 के लिए दिए गए। इस साल फीचर फिल्म श्रेणी में 305 फिल्मों को नामांकन मिला है और 150 गैर फीचर फिल्में पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। फिल्में 30 अलग अलग भाषाओं में हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार टोलीदास जूनियर को, और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सोराराई पोटुरु तमिल को, और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन को तान्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए और सूर्या को सोराराई पोटुरु के लिए मिला। और साल 2020 के लिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच भी देश में बेहतर फिल्मों का निर्माण हुआ। कोविड-19 पैंडेमिक ने देश और दुनिया के सामने चुनौतियां खड़ी की, और फिल्म जगत के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती थी। फिल्म की शूटिंग करना या फिर बाद में थिएटर में रिलीज़ ना होना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके बावजूद 68वें फिल्म अवार्ड्स के लिए बहुत अच्छी फिल्में भी आई और जूरी ने बहुत शानदार काम भी किया है। और जिन फिल्मों का चयन और जो विजेता हैं उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा फिल्म निर्माता भी है और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी देता है। तो 130 करोड़ भारतीयों को और दुनिया को मनोरंजन के अवसर भी देता है। सभी विजेताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई।
और सभी विजेताओं को डीडी न्यूज़ की टीम की तरफ से भी ढेर सारी बधाई। और इसी के साथ आज के खबर पर नज़र में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।